मॉर्निंग पीपल, बढ़िया। ओके, लास्ट टाइम हमने जेई नीट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का पहला लेक्चर शुरू किया था। आज आगे बढ़ते हैं, दूसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं। लास्ट टाइम आई थिंक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर शेल, सिंगल चार्ज, डाइपोल, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। एंड आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी सॉ वाज E इज इक्वल टू माइनस डाबा V बाई डाबा R। आई होप यू रिमेंबर ऑल दैट। आपने सम्स भी घर पे सॉल्व किए होंगे। ओके, तो आज आगे बढ़ते हैं। एंड आज खास करके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड उस चीज को लेना है। सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। A very lovely topic here. So suppose यहां पे दो चार्जेस है मेरे पास, let us say Q1 and Q2, एंड दोनों के बीच में डिस्टेंस है R12, let us say। इस सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पेयर, रिमेंबर दिस इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, द पेयर, we'll call it U12 is K Q1 Q2 over R12. We saw this in quite some detail in the board lectures, जिसमें सिचुएशन ये होती है कि ये दोनों चार्जेस इनिशियली तो इंफिनिटी पे होते हैं, वहां से एक एक करके लाया जाता है, एंड द अमाउंट ऑफ वर्क दैट वी डू टू ब्रिंग देम हियर is stored as electrostatic potential energy which is K Q1 Q2 by R12। ये पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन में we have three charges, let us say, and you know it all very well, Q1, Q2 and Q3, and the distances between them are like R12, R23 and R13। So what would be the total electrostatic potential energy of this system? हम यहां पेयरिंग देखेंगे। So the total electrostatic potential energy is, पहले 1 की कितनी पेयर होती है वो देखते हैं। 1 2 and 1 3, दो पेयर होती है 1 की, so U12 plus U13। अब 2 की कितनी पेयर होती है वो देखते हैं। 2 की 1 के साथ हो गई, 2 की 3 के साथ, और अब 3 की कितनी पेयर होती है? 3 की 1 के साथ हो गई, 3 की 2 के साथ हो गई। सो वी आर लेफ्ट विथ 3 पेयर्स, एंड एज अ रिजल्ट द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स U12 will be K Q1 Q2 by R12, U13 K Q1 Q3 by R13, and finally how much is U23? K Q2 Q3 by R23। This is the total potential energy of this system। तो याद रखिएगा, जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने की बात कही जाए तो यू आर गोइंग टू फाइंड पेयर्स, ओके, एंड द पेयरिंग विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया। कौन सी कितने के साथ बन रहा है, हमेशा शुरू 1 से करो। 1 की किसके साथ हो रही है, फिर 1 का पेयरिंग हो जाए, फिर 2 के साथ देखो कितनी पेयर है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो काइंडली जॉट डाउन दीज इक्वेशंस। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, इसके काम में मैं दो चीजें लाया हूं आपके लिए। कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? ओके, तो राइट नाउ आई एम लुकिंग एट एग्जाम्पल 13। आई होप यू आर विथ मी। आई एम लुकिंग एट एग्जाम्पल 13, वेरी लवली एग्जाम्पल दिस। एंड इसमें हमको सिचुएशन बनानी है, इसमें हमको सिस्टम बनानी है। लेट अस सी व्हाट इट सेज and finally how it works out. Example 13 electrostatics में। Okay, what does it say? It says there are 3 point charges, Q, 2Q and 8Q, and placed on a 9 centimeter long line, and in such a way find the position of charge Q such that the potential energy of the system is minimum। where is Q? Q का positioning find करना है such that
potential energy is minimum. Now the most important idea here is, अब सर कैसे अरेंज करें? ये लंबी लाइन है और इस लाइन पे मैं 3 चार्जेस को अरेंज करना चाहता हूं, बट हाउ टू अरेंज देम, कहां रखूं, किसको किधर ले जाऊं, किसको एंड्स पे रखूं, किसको कहां रखूं, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन माय माइंड. बट दिस वन वर्ड मेक्स इट ऑल वेरी इजी. सो आई होप मिनिमम ही है ना? am I reading right or am I reading wrong? Yes, sir, minimum. Okay. तो हमेशा याद रखना कि फॉर पोटेंशियल एनर्जी टू बी मिनिमम, द बिगर चार्जेस हैव टू हैव द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम. सबसे बड़े जो चार्जेस होंगे, दिस इज वन स्टेटमेंट which is going to make all the difference. सबसे बड़े चार्जेस कौन से हैं? 2q एंड 8q. वो दोनों एंड्स पे होने चाहिए, तब जाके आपके सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा. उनके बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस चाहिए. यू रिमेंबर ना, u इज इक्वल टू k q1 q2 by r square by r. So do you agree u is inversely proportional to r? जितना r बड़ा होगा, डू यू अग्री, पोटेंशियल एनर्जी उतना ही कम होगा. इज दिस अग्रीएबल? तो जो दो बड़े चार्जेस हैं उनको एंड्स पे लगाना है. तो ये रहा आपका 2q और ये रहा आपका 8q, एंड दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 9 सेंटी. एंड अब मैं q को प्लेस करना चाहता हूं, कहीं यहां पे कर देता हूं मैं q को प्लेस. तीसरा चार्ज q है, q, 2q एंड 8q. एंड लेट अस से यहां से डिस्टेंस x है, तो यहां से डिस्टेंस कितना होगा? 9 minus x. Now we have to find the total potential energy of this system. The total कितनी पेयर नजर आ रही है आपको? ये एक, ये दो और ये तीसरी नहीं. पहली पेयर q2q, दूसरी पेयर q8q और तीसरी पेयर 2q8q. सो u इज u q2q प्लस u q9q प्लस u 2q 9q. नाउ लेट्स पुट इन द वैल्यूज. भाई q और 2q की पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है? x. सो k q2q बाय x. q और 9q के बीच में 8q है, 9q नहीं है, 9 सेंटीमीटर है यार. कोई बता भी नहीं रहा था क्या तुम्हारी. तो q और 8q के बीच में डिस्टेंस कितना है? 9 माइनस एक्स. सो k q 8q ओवर 9 माइनस एक्स प्लस फाइनली k 2q 8q बाय 9. k 2q 8q बाय 9. सो व्हाट इज माय फाइनल इक्वेशन पीपल? 2kq square by x plus 8kq square over 9 minus x plus 16kq square by 9. अब मैं kq square या 2kq square को बाहर कॉमन ले सकता हूं, but that is a different story. आप चाहे तो आप कर सकते हैं, not a big deal. 2kq square को बाहर, ब्रैकेट में 1 upon x प्लस 4 over 9 minus x प्लस 16, मतलब ये 8 upon 9. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर हमको x मिलेगा कैसे? एंड दिस इज द मास्टर शॉट हियर. u तो मिल गया. मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अगर हो, क्या उससे कम हो सकती है? अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, can it go down beyond that minimum? No. So don't you agree at this particular point minimum है, मतलब is it constant? बराबर? And if it is constant, if I differentiate it with respect to the only variable x, don't you agree it should be 0? So for p to be minimum, I might have to take away certain things from here. मैं ये वाला उड़ा दूं, आपने लिख दिया इसको, हो गया?
So this is my main important equation. Du by dx is equal to 0 and that is where I am going to put u. वो जो u है उसको यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे. So d by dx of this whole thing 2kq square bracket 1 by x plus 4 over 9 minus x plus 8 by 9 the whole thing is equal to 0. अब ये 2kq स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और 0 के नीचे जाके खुद 0 हो जाएगा. और अब मैं d by dx के हथियार के साथ अंदर प्रोसीड कर रहा हूं. सो स्टे विथ मी एंड होल्ड द लाइन. मैंने बंटवारा भी सामने कर ही दिया है, 4 को बाहर. And how much is d by dx of 8 by 9? Again d by dx of constant 0. Okay. तो अब अच्छा, आई एम श्योर डिफरेंशिएशन के मेन आइडियाज आपको आते हैं. How much is d by dx of 1 by x? Isn't it minus 1 by x square? Yes. Okay. So minus 1 by x square plus 4 times d by dx of 1 over 9 minus x. इसको भी 1 by x की तरह ही ट्रीट करें, या you can treat it as 9 minus x raised to minus 1. So how much is that supposed to be? 9 minus x. अच्छा, मैं पहले आपको लिख के दिखाता हूं ताकि आपको अंदाजा बैठे. This is 9 minus x raised to minus 1. I'm sure आप very nice people. So minus 1 d by dx of something raised to n is n into something raised to n minus 1. Very good. क्या बात है, क्या बात है. And to cut a long story short, d by dx of 9 minus x. So 9 का तो 0 हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, d by dx of x is 1. तो minus the whole thing comes out. And as a result, what am I left with? Minus minus plus 4 over 9 minus x the whole square is equal to 0. तो ये इसको यहां ले जाओ. And I think एक बहुत ही सुंदर इक्वेशन के जरिए हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. यू थिंक यू कैन प्रोसीड या यू वांट मी टू प्रोसीड? कि सर आप ही प्रोसीड करो, है ना? तो मैं ही करता. टेक रूट. तो 9 माइनस एक्स बाई एक्स बाई 4 का रूट क्या? अच्छा भाई 2x प्लस एक्स 3x इज इक्वल टू 9. भाई x मिल चुका है 3 सेंटी. माय गुडनेस 3 सेंटी फ्रॉम 2 क्यूब. एंड आई डोंट नो वेदर दैट ऑप्शन इज वैलिड, या 9 माइनस 3 दैट इज 6 सेंटी फ्रॉम 8 क्यूब. आई डोंट नो विच ऑप्शन विल बी वर्केबल. कौन सा ऑप्शन दिया होगा उन्होंने आंसर में, मुझे अंदाजा नहीं. कैन यू चेक दैट आउट प्लीज? ओके. तो ये एक बहुत ही बढ़िया इलस्ट्रेशन था, एग्जांपल था. और मैं एक लेना चाह रहा हूं जिसमें पेयरिंग के बारे में एक बहुत ही बढ़िया आइडिया वर्कआउट किया हुआ है. आई विल शो यू व्हाट पेयरिंग इज. हमने जो न्यूमेरिकल्स बोर्ड में किए उनमें पेयरिंग का इतना ज्यादा महत्व नहीं किया, हमने यूज नहीं किया था. बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू डू दैट एंड वी आर गोइंग टू डू लाइव पेयरिंग. ओके. इंडिया का वन ऑफ द फेवरेट पास टाइम्स इज पेयरिंग. कहीं भी शादी में जाओ लोग पेयरिंग ही करते रहते हैं. वैसे ये वर्कशीट का है. इफ यू हैव योर वर्कशीट विद यू, मैं वर्कशीट का नंबर 4 करने जा रहा हूं. वर्कशीट का नंबर 4. Have you opened your worksheet? And even if you don't have your worksheet, that's not a big issue because I'm going to draw the diagram. I'm going to tell you the numerical. So worksheet का number 4 बहुत ही सुंदर न्यूमेरिकल है. It says calculate the potential energy of the system of charge is shown, and in this system they have shown this. This is a cube. I am sure वर्कशीट में आपने इसको देखा होगा.
मेरे को कुछ लोगों ने बताया कि सर ये लोचे वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है करके। मैं बोला ठीक है, मैं हूं ना, तो इसलिए मैं करा रहा हूं इस चीज को, क्योंकि मैं हूं ना। अरे यार, कभी तो मेरी बात मान लिया कर। ओके डोके, क्यूब इज रेडी। ओके, क्यूब है, 8 वर्टाइसिस है। लेट मी नेम दम, ए बी सी डी ई एफ एंड दिस इज जी एंड दिस इज एच। एंड 8 वर्टाइसिस पे चार्ज क्यू रखा हुआ है। सो देर इज चार्ज क्यू ऑन ईच वर्टेक्स। फिर कुछ और भी है, वो कुछ और मैं बाद में देखूंगा। एंड द एंटायर थिंग, दिस ईच साइड इज ए, सो दिस इज व्हाट इट इज, ईच साइड ऑफ द क्यूब इज ए, एंड दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, एंड दिस इज पेयरिंग इन फुल फ्लो। ओके, पेयरिंग इन फुल फ्लो। तो शुरुआत करते हैं। हम ऐसी पेयर्स को फिलहाल फर्स्ट शॉट में देखेंगे जिनके बीच में डिस्टेंस ए है। सो पेयर्स having distance a between them. We'll start with बड़ा A because I started with A for apple. So A B पहली पेयर, फिर A के साथ ही कितनी और कर रही है वो देखने का, A D B है। अच्छा, A C होगी ये पेयर होगी क्या? No, sir. If you have a little imagination, it is like the two diagonally opposite points of a plate, and two diagonally opposite points के बीच में distance a नहीं होता, actually a√2 होता है। okay, so AC नहीं होगा, AD होगा। anything else? Will AE be a part of this pair? Yes. any other pair from A with A? no। अच्छा, अब B के साथ, BA हो चुका है, BC, BC. BF. BF, बी की हो गई सारी, वाह भाई वाह। अब सी की, सी बी आ चुका है बीसी के जरिए, सी डी, सी जी, वेरी वेल। सी के साथ कुछ और नहीं, कुछ नहीं, सी हो गया। अब डी, डी सी हो चुका है, डी ए हो चुका है, डी एच, फिर डी का हो चुका, डी एच हो चुका, और कुछ नहीं है ना, नहीं है। ई के साथ का देखो, ई ए हो गया, ई एफ, फिर ई एच, तो ई हो चुका। अब एफ, एफ ई हो चुका है, एफ बी हो चुका है, एफ जी, एंड जी के साथ, अच्छा जी एफ आ गया हमारे पास, जी सी, जी सी, जी सी हो चुका है, हाँ सी जी हो चुका है, जी एच, अब एच का, एच जी हो चुका है, एच ई हो चुका है, एच डी हो चुका है, सब हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पेयर है श्रीमान। सो U1, अच्छा हर पेयर का कितना है, के क्यू क्यू बाई डिस्टेंस कितना है ए, तो के क्यू क्यू बाई ए इंटू कितनी ऐसी पेयर, 12। सो माई फाइनल इक्वेशन U1 इज 12 के क्यू स्क्वायर बाई ए। वेल, मेरे को एक दिन ये उड़ाना पड़ेगा क्योंकि जगह की तंगी होगी, तो आप इसको एक एक सेपरेट एंट्री में डाल दीजिए। हाँ, सर आपने ये वाला होमवर्क में दिया था ना, तो मैंने उस तरीके से कर दिया कि इंफिनिटी से लाए। ओ हो, अगर तू इस तरह करेगा तो 8 में तो परिस्थितियां गंभीर हो जाएंगी, कितने इक्वेशन बनेंगे। सर वही हुआ था। बिल्कुल, वो 2 3 4 में चल जाए। स्क्वायर बनाना था अपने को बोर्ड वाली एग्जाम्पल में, आई थिंक इलस्ट्रेशन 2.5 या समथिंग 2.3 याद नहीं आ रहा है, तो वो 4 में चल जाए अभी भी, बट ये 8 है, 8 में तो बूढ़े हो जाओगे। अब सेकंड में, इसमें पेयरिंग ही बेस्ट वर्कआउट करता है। पेयर्स हैविंग डिस्टेंस a√2 बिटवीन देम। अब हमने AC से आगाज किया था, सो इफ यू रिमेंबर AC, या आपको सबसे बेस्ट दिखाऊं, ABFE जो आपके सामने ये फेस है, उसका BE देख लो, B is the face diagonal, FA is the face diagonal। तो हर फेस की 2 फेस डायगोनल है जिनका डिस्टेंस है a√2। इफ यू वांट मी टू राइट देम डाउन, आई कैन राइट देम डाउन, ACBD, फिर AFBE
वैसे तो आप ये कह सकते हो सर हर फेस में 2 डायगोनल है, ऐसे 6 फेस है तो टोटल 12 हो जाएगी, पर मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं आपके। यू वांट मी टू राइट ऑल द 12 नेम्स और इज इट ओके? अच्छा, इस साइड सी एफ बी जी मैं लिख ही देता हूं, अब कहां बेरुखी। और पीछे वाले के फेस में सी एच डी जी। लोचा ये होता है कि अपने को अंदाजा नहीं आता कौन से फेस हो चुके। अच्छा, अभी लेफ्ट साइड वाला बाकी है, ए एच डी ई एंड आई थिंक बस ऊपर वाला फेस बाकी है, एच एफ ई जी। हो गई 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, परफेक्ट। तो U2 इज के क्यू क्यू बाय ए रूट 2 और वापिस कैसी पेयर 12, तो U2 इज 12 के क्यू स्क्वायर बाय ए रूट 2। ये हो गया फेस डायगोनल का जलवा। और अब आएगा बॉडी डायगोनल का जलवा। ना समरी आंसर, बॉडी डायगोनल क्या होता है? अब जैसे ए एफ या बी ई वॉज द फेस डायगोनल, बट ए से जी तक चला जाऊं, दैट इज गोइंग टू बी द बॉडी डायगोनल। इन शॉर्ट, जिस रूम में आप खड़े हैं उसके वो एंड से लेकर ये एंड तक का जो डायगोनल है दैट इज कॉल्ड द बॉडी डायगोनल, या फिर वो एंड से लेकर ये एंड तक का जो डायगोनल है दैट इज कॉल्ड द बॉडी डायगोनल। फेस डायगोनल मतलब ये एक फेस है, ये फेस डायगोनल हो गए, बट बॉडी मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट्स, उनको ज्वाइन करने वाला होता है बॉडी डायगोनल, और उसका होता है ए रूट 3। नाउ समबडी आस्क मी सर ए रूट 3 कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ए और जी को जोड़ दूं तो डोंट यू एग्री ये हाइपोटेन्यूज के दो साइड्स कौन सी है? पहली तो ए और दूसरी ये ए रूट 2। सो ए रूट 2 मतलब 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट्स 3a स्क्वायर, उसका रूट ए रूट 3। सो पेयर्स हैविंग डिस्टेंस ए रूट 3 बिटवीन देम। भाई हर क्यूब में कितनी बॉडी डायगोनल होती है? 1 2 3 4 बॉडी डायगोनल होती है। यू वांट मी टू नेम देम? ओके, आई विल नेम देम ए जी, डी एफ, फिर बी एच एंड सीई। 4 बॉडी डायगोनल हो गए। वेरी वेल। तो कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? ये वाला उड़ा दूं? ओके, एंड एज अ रिजल्ट मेरा U3 कितना आ जाता है? U3 के क्यू क्यू मतलब के क्यू स्क्वायर बाय ए रूट 3 इंटू कितनी पेयर है ऐसी? 4। अच्छा, तुम बोलोगे सर ऐड कर दे तीनों को। नहीं, अभी नहीं, एक छोटा सा काम बाकी है मेरे दोस्त। एग्जैक्टली सारे बॉडी डायगोनल के मिलन स्थान पे, ये पॉइंट पे एग्जैक्टली ओ पे, या तुम जो भी कह लो ओ है, उस पे -2q चार्ज भी रखा हुआ है। ओहो, तो इसका भी 8 के साथ पेयरिंग होगा। एंड ओ का ये, अच्छा ए जी पूरा कितना था? ए रूट 3, तो ओ से ए का डिस्टेंस कितना? ए रूट 3 बाई 2। सो आवर फोर्थ थिंग इज पेयर्स हैविंग डिस्टेंस a root 3 by 2 between them, and let me assure you ऐसी 8 पेयर होती है। 8 पेयर है, ये -2q की हर q के साथ पेयर बना रहा है। सो U4 इज के क्यू -2q। अच्छा, इतना नीचे नजर आ रहा है कि सर हटा दो यार, वहां लिखो। आई एम टेकिंग दिस 12 के क्यू स्क्वायर बाई ए ऑफ, याद रखिएगा इसको। ओके, सो U3 U4 के क्यू -2q ओवर ए रूट 3 बाई 2, और ऐसी कितनी पेयर है? 8। ओके, 8 2 जार इज 16, सो माइनस, और ये 2 भी ऊपर और चढ़ गया, 16 2 जार के क्यू स्क्वायर बाय ए रूट 3। सो total potential energy, ladies and gentlemen of the system, हा, क्या इक्वेशन आने वाला है? U is equal to U1 plus U2 plus U3
प्लस U4. भाई U1 कितना था 12kq² बाई ए ना, इफ आई रिमेंबर प्रॉपरली. U2 12kq² बाई a रूट 2. U3 4kq² बाई a रूट 3. and U4 minus 32kq². So in the first shot यहाँ पे a root 3 common denominator है, तो 4 minus 32 is minus 28. Yes. And as a result, what do you get? 12kq² by a. Don't worry, I'm going to put the last this thing here. And my last step, मैं kq² by a को कॉमन ले रहा हूं. So U is kq² by a common. 12 plus 12 by root 2. आप 12 को कॉमन लिख के 1 plus 1 by root 2 भी कर सकते हो. Minus 28 by root 3. Now this is a checkable answer. I'm sure you are checking. Yes, sir. Is this absolutely agreeable? Yes, sir. Okay, so this is what the idea was. Okay, फिर आगे बढ़े तो ये हो गया आपका क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, और पेयरिंग का भी एग्जांपल बहुत अच्छी तरह देख लिया हमने. एंड लेट्स मूव ऑन. आई थिंक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन इस मोमेंट पे लाजमी है, उसको इन्वोक किया जा सकता है कि whenever a dipole is placed in a uniform electric field at an angle theta with the field, then the potential energy U is minus E bar dot P bar or minus EP cos theta, where theta is the angle between the P bar and the direction of the electric field. So electrostatic potential energy of dipole, simple equation will suffice. U is minus E bar dot P bar, which is minus EP cos theta, and theta, remember theta is the angle between electric field E bar and the dipole moment vector P bar. अच्छा, if theta is 0, then you agree cos 0 is 1, so U is equal to minus EP. This is called minimum potential energy position or stable equilibrium. I'm sure you remember जब potential energy minimum होती है तो it is called stable equilibrium. If theta is 90, then potential energy cos 90 is 0, and if theta is 180 degree, then U is equal to positive EP because cos 180 is minus 1. This is maximum potential energy. किस टाइप का इक्विलिब्रियम कहते थे इसको? Unstable equilibrium. Fair enough. And do I need to give you this equation, the work done? ये potential energy उसी में से आती है. Work done to rotate the electric dipole from angle theta 1 to angle theta 2 in the electric field is, बहुत ही बढ़िया इक्वेशन, work is equal to PE cos theta 1 minus cos theta 2. Okay, then we go to the definition of equipotential surfaces. You know, a surface on which all points have the same value of potential is called an equipotential surface. So all points have same value of potential. For example, the outer surface of a uniformly charged shell is an equipotential surface. और ये भी देखा था हमने कि सपोज ये कोई पॉजिटिव चार्ज है या कोई भी चार्ज है, तो उससे सेम डिस्टेंस पे अगर मैं एक स्फीयर बना दूं तो वो इमेजिनरी स्फीयर भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ही है, क्योंकि उस पॉइंट पे सारे पॉइंट्स की पोटेंशियल वैल्यू सेम होती है. यहाँ पॉजिटिव होता या नेगेटिव होता कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि लाइंस बाहर जाती या अंदर जाती कोई फर्क नहीं पड़ता था. It's just the same, no big deal. So remember,
अगर मैं किसी चार्ज को कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में लेके जाना चाहता हूं ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, हाउ मच इज वर्क डन? 0, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम होने से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा नहीं। एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा ई बार परपेंडिकुलर टू डी आर बार, ई बार इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू डी आर बार। ये भी हमने देखा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेरे को यहां से यहां तक जाना है लेटर से, तो हर पॉइंट पे डी आर बार और ई बार परपेंडिकुलर ही होगा, टक 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 टक। So at all points they are perpendicular. So on an equipotential surface, E bar is perpendicular to dr bar. Jot this down. We move forward. Good to move. Okay. एक और important चीज है जिसका यहां पे मैं जिक्र करना चाह रहा हूं कि suppose you have been given continuous charge distributions. You know, having linear charge density is lambda or surface charge density sigma और volume charge density rho. तो ऐसे चार्ज जैसे रॉड हो या कोई प्लेट हो या ऐसा कुछ भी हो, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी उसी तरह होता है। सो फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस, सो वी नो वन थिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V is K integral. This is a very the simplified form will be K Q by R. But अगर बहुत सारे Q साथ साथ हो या ऐसा कुछ हो तो K integral dQ by R. And now for linear charge distribution, for linear charge distribution, everybody knows dQ is lambda dl, isn't it? So तुम्हारा पोटेंशियल विल बिकम K बाहर इंटीग्रल लैम्बडा dl by R. What if there is a surface charge distribution? My God, dq is sigma dA, so V becomes K integral sigma dA by R. And what if you have a sphere or something like that having volume charge density rho? What then? Rho dV. You agree with rho dV? So for volume charge distribution, dq is rho dV, and as a result आपका potential K rho dV by R. एकदम फर्स्ट क्लास आइटम, चकाचक. I hope you can take down the 4 important equations. Also, I might be also able to tell you कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स में हमने ये बातें सारी डिस्कस की थी कि कोई भी पॉइंट पे कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी 0, है ना? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज 0. अगर तुम चार्ज डालो तो दैट एक्सेस चार्ज will always accumulate on the outer surface, and the direction of electric field on the outer surface will always be normal to that surface. याद आ रहा है? And the electric field at a point on the surface of the conductor, you remember this was the conductor and positive charge ऐसा लगाया हुआ था हमने, and important बात ये थी कि पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट्स ओनली, एक्सेस चार्ज एक्यूमुलेट्स ओनली ऑन द आउटर सरफेस. एंड यहाँ पे मैं आपको नॉर्मैलिटी का भी दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल हो रहा है, हर पॉइंट पे नॉर्मल है ये. एंड कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन ई बार विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 इनटू एन कैप. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड्स, एंड इफ देयर इज नेगेटिव चार्ज ऑन द टॉप, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली इनवर्ड्स, बिकॉज अंदर की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 0, चार्ज कितना 0. एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का भी फंडा यही था. तुम गाड़ी में बैठे हो, बिजली गिरी, तुमको अंदर कुछ नहीं होने वाला,
बाहर चाहे जितनी बड़ी बिजली हो, अंदर एक गॉसियन सरफेस क्रिएट हो जाती है, तो यू आर सेफ इनसाइड दैट गॉसियन सरफेस. काइंडली चेक दिस आउट पीपल. Okay, and we are on capacitors now. I think the most exciting and fascinating part of this chapter is capacitors. No doubt, no doubt. I love it too much. Not that I do not love electric potential. No, it is not like that. But इससे एक विशेष लगाव है, एक विशेष प्रेम है. Now, what is a capacitor? इसको full detail में हमने discuss किया है बोर्ड स्टाइल में. हम इस पे इस आइडिया पे जल्दी से जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ट्राई करेंगे. A device that can store charge and that can store electrostatic potential energy is called a capacitor. काफी टाइप के कैपेसिटर होते हैं. पहला तो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. एक्चुअली दो कंडक्टर्स होते हैं which are kept nearby such that दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है. दैट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कैपेसिटर. दो प्लेटें होती हैं यहां पे ऐसी, एंड एक प्लेट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है प्लस सिग्मा, दूसरे पे होती है माइनस सिग्मा. एंड एज अ रिजल्ट इन दोनों के बीच में फ्रॉम दिस इज द पॉजिटिव प्लेट, दिस इज द नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. And I'm sure every person knows this, that the electric field E between two such plates, oppositely charged plates, and as a result the potential difference between the two plates, distance between them is D, and as a result we use PD is ED. PD is ED. E लगा डाला. And now understand the most important thing is coming up. कोई भी प्लेट पे जो चार्ज स्टोर होता है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज स्टोर होता है. दिस चार्ज Q, इस पे प्लस Q, इस पे माइनस Q, दैट Q is called the charge on the capacitor, charge on any one plate, charge of the capacitor, which is actually in reality the charge on any one plate, the magnitude of charge on any plate, any one plate. Okay, and V the potential difference है. So always remember the ratio of Q by V is always constant, and this Q by V, which is constant, is called C, or the capacitance of the capacitor. I think by far this seems to be the most important equation for capacitors, क्योंकि ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज को एक साथ जोड़ देता है. एंड फॉर विच वी हैव अ वेरी ब्यूटिफुल इक्वेशन, Q is equal to CV. ओके, Q is equal to CV. कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट है कूलम पर वोल्ट, और बेटर नोन एज फैरेड. सो ऐसा यूनिट ऑफ C is कूलम per volt, or better known as farad, denoted as बड़ा F. Usually microfarad, picofarad में काम चलता है. 1 microfarad is 10 raised to minus 6 farad. 1 picofarad is 10 raised to minus 12 farad. तो this was the idea. And अब यहां से मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लाने की चेष्टा करूंगा. Can I take this off? Okay. Yes, sir. All right. The yes came a little bit late. There was a time delay. जब तक उड़ चुका था. And as a result, C is equal to Q by V. तो V लगा डालने का, and you get one of the most beautiful equations. C is equal to epsilon 0 A by D. Lovely equation here. Now this equation goes on to prove that capacitance depends neither on charge Q nor on potential difference V. ना मैं Q चेंज करूं तो क्या कैपेसिटेंस चेंज होगा? नहीं. मैं पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करूं तो क्या कैपेसिटेंस चेंज होगा? नहीं. कैपेसिटेंस चेंज होता है, डिपेंड करता है only on the distance between both plates, on the area of the plates, and on the material, on the medium
between the two plates. So capacitance, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. Capacitance depends on distance between the two conductors. The area, मतलब the dimensions of the plates, and on the medium between the two plates. So this is what is called a parallel plate capacitor. But याद रखना, ऐसा नहीं कि दो ही होने चाहिए, अकेला भी चलेगा. फॉर एग्जाम्पल, दूसरी बात यह है, स्फीयर भी तो एक कैपेसिटर है. A single sphere which can hold charge स्टोर कर सकता है, एंड एज अ रिजल्ट इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ कैपेसिटर. कोई भी स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना होगा? आई एम टेकिंग दिस ऑफ. 4 pi epsilon 0 r. Very well, absolutely. And derived with relative ease. बहुत ही आसानी से डिराइव हो जाता है ये इक्वेशन. कैसे डिराइव कर लेते हैं भाई? नॉर्मल स्टफ है. फॉर अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, v is equal to kq by r, and capacitance is q by v, which is q by v की जगह kq by r, and k की जगह, so q goes away, this is r by k, and k being 1 by 4 pi epsilon 0, we get c is equal to 4 pi epsilon 0 r. बराबर है. सो दिस इज द आइडिया ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर. तीसरा होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, जिसमें दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं, एक छोटे रेडियस का, एक बड़े रेडियस का. इसको भी हमने बोर्ड में देखा था, भले एडिशनल में था पर देखा था जरूर. दिस वाज ए, दिस वाज बी, एंड सपोज इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, एंड ड्यू टू विच चार्ज कैन बी स्टोर्ड. एंड इसका, डज एनीवन रिमेंबर द इक्वेशन? C इज इक्वल टू 4 pi epsilon 0 r1 r2 by r1. ओके भाई, यहां पे A और B है, so doesn't matter. C is equal to 4 pi epsilon 0 AB over B minus A. This was the equation for capacitance of a spherical capacitor. All right, I hope you are jotting down details here. Okay, can I move on? Yes. Okay, and now let us talk about the series and parallel connection of capacitors. This is going to be a real mainstay. You know, अगर कैपेसिटर सीरीज में लगे हों, you know, suppose 2-3 कैपेसिटर सीरीज में है, and they are connected with a battery, a DC battery, then what quantity would remain same across all capacitors? That's a bone of contention. Oh my God. Let's find out. Series connection. And this is, we saw this in great detail, absolutely great detail. This was C1, this was C2. क्योंकि positive terminal is connected to this plate, so positive charge is stored here. Let us call it plus Q. Negative plate is connected here, so same amount of negative charge is stored here. We'll call it minus Q. And by the law of induction, इसके साथ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा माइनस क्यू, इसके साथ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू. एंड कैपेसिटर C1 का एक प्लेट प्लस क्यू, दूसरा प्लेट माइनस क्यू. इसका मतलब चार्ज कितना है, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है? क्यू. C2 का भी एक प्लेट पॉजिटिव क्यू है, दूसरा नेगेटिव क्यू है, तो इस पे भी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है? क्यू. सो इन सीरीज, if capacitors are placed, then the charge on each capacitor will be same. The potential will divide, the potential difference divides. So in series, the electric charge, most important statement, on each capacitor is same. The potential difference
डिवाइड्स। सर अर्थात मतलब इसके अक्रॉस V1 होगा, इसके अक्रॉस V2 होगा, एंड V will be V1 plus V2. And shall we cut a long story short by giving the final equivalent capacitance? बराबर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में याद रखें, इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर तुम इन दोनों को रिप्लेस करके कि नया कैपेसिटर डालते हो, उस पे भी चार्ज Q ही रहेगा। ऐसा नहीं कि Q Q 2Q हो जाएगा ना, इस पे और इक्विवेलेंट पे भी चार्ज Q ही रहने वाला है। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस in series. Anybody giving me the equation, people? 1 by C S is equal to 1 by C plus 1 by C. Cut and dried, no problems at all. And for n capacitors in series, 1 by C S is equal to 1 by C plus 1 by C plus 1 by C. absolutely. And इस बात से I am led to believe कि अगर तुमको कैपेसिटर्स इस तरह कनेक्ट करने हैं कि मिनिमम कैपेसिटेंस चाहिए, तो यू हैव टू कनेक्ट देम इन सीरीज। सो इन ऑर्डर टू गेट मिनिमम कैपेसिटेंस, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मिनिमम कैपेसिटेंस, वी नीड टू कनेक्ट कैपेसिटर्स इन सीरीज। वी शुड कनेक्ट capacitors in series, and the series equivalent capacitance will be lesser than the least capacitance, और एक सबसे कम होगा। सपोज एक का 2 है और एक का 4 है कैपेसिटेंस, C1 is 2, C2 is 4, तो CS will be lesser than 2 also. ओके, याद रहे इक्विवेलेंट सीरीज कैपेसिटेंस is lesser than the least value of capacitance. I hope you understand this statement. Is it acceptable? Equivalent series capacitance is lesser than the least value of capacitance. Okay? Yes, sir. Okay. Let's go to parallel connection. Let's rock and roll. बहुत बढ़िया. Parallel. You know, this equation of series capacitors is very much similar to parallel resistors, and the vice versa is also true. Wow, I've got two capacitors C1 and C2 in parallel connected with a battery of potential difference V. अंडरस्टैंड दिस, जब ये चार्ज देना शुरू करेगा ना पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसको दोनों को देना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेसिटेंसेस। सो दोनों प्लेट्स पे अब अलग अलग चार्ज डिपॉजिट होगा, एंड एज अ रिजल्ट सेम हियर विद द नेगेटिव स्टफ, ये -Q1 और ये -Q2। सो चार्ज विल डिवाइड, इतना समझ में आ गया। But the one thing that remains constant through both these parallel capacitors is the potential difference. So in parallel, the potential difference across each capacitor is same, and the electric charge will divide. So if the total charge delivered by the battery is Q, then being divided into Q1 and Q2, I can say my first equation would be Q is equal to Q1 plus Q2. Is that acceptable? Q is equal to Q1 plus Q2, and potential difference दोनों के across same रह रहा है, and as a result क्या आलम होगा आओ देखते हैं। So Q is equal to Q1 plus Q2, and equivalent parallel capacitance अरे 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 CP बेटा, CP C1 plus C2, and for n capacitors in parallel, very much similar to resistors in series,
for n capacitors in parallel, the equivalent capacitance Cp, C1 plus C2 plus plus Cn. एंड इसी इक्वेशन को देख के हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू ऑब्टेन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, क्योंकि ऐड हो जाएगा ना तो बढ़ जाएगा वैल्यू कैपेसिटेंस. कैपेसिटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल. एंड सपोज C1 2 है और C2 4 है, तो 2 plus 4 कितना हो गया 6. सो द इक्विवेलेंट सीरीज कैपेसिटेंस will be more than the maximum value of capacitance. So the equivalent series capacitance is more than the maximum value. वो था lesser than the least, ये more than the maximum value of capacitance. So this is series and parallel connection. Jot it down, people. Okay, any questions so far? अच्छा, तुमको याद हो तो शायद हमने लास्ट टाइम दो स्फीयर वाला किया था कि अगर मैं दो स्फीयर्स को हैविंग डिफरेंट चार्जेस ऑफ कोर्स एंड डिफरेंट व्हाट डू यू कॉल इट रेडियाई, मैं अगर जोड़ दूं तो चार्ज विल फ्लो टिल द पोटेंशियल्स बिकम इक्वल, राइट? तो ऐसा ही कुछ यहां पे मैं कैपेसिटर्स के साथ स्फेरिक स्फीयर्स एज कैपेसिटर के साथ करना चाह रहा हूं कि सपोज मेरे पास दो कैपेसिटर्स हैं, मतलब दो स्फीयर्स हैं, एक का कैपेसिटेंस है C1, दूसरे का कैपेसिटेंस है C2, एक है चार्ज अप टू पोटेंशियल डिफरेंस V1 एंड दूसरा है चार्ज टू पोटेंशियल V2. तो अब जब दोनों कनेक्ट कर दिया तो जाने क्या होगा, रामा रे. सो आई विल पुट दिस डाउन एज अ नोट, या आई विल पुट दिस डाउन एज चार्ज शेयरिंग between capacitors. Suppose two spheres C1 and C2 charged up to V1 and V2 respectively. ये है पहला स्फीयर, स्फीयर 1, ये है दूसरा स्फीयर, स्फीयर 2. साइजेस अलग है, कैपेसिटेंसेस अलग है, C1 V1 and this is C2 V2. और अब दोनों को जोड़ दिया जाएगा. Don't you agree? They will start sharing charge. Do you agree? Yes, sir. अच्छा, the first thing, sir, अब कैसे फाइंड किया जाए, क्या करना है? Okay, let us say initial total charge. What will be the charge on this sphere? अच्छा, फिलहाल सोचो, अभी तक मैंने ये क्या बोलते हैं उसको, वायर कनेक्ट नहीं किया. इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका पोटेंशियल है V1. सो व्हाट डू यू थिंक इट्स चार्ज विल बी? वाओ. एंड व्हाट डू यू थिंक इट्स चार्ज विल बी? एंड अब वायर कनेक्ट कर देने के बाद काफी ट्रांसफर हो चुका है. And don't you agree, final total charge? भाई कोई भी दो कंडक्टर्स के बीच में क्या बोलते हैं उसको, चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा? टिल द पोटेंशियल बिकम सेम. सो लेट अस से द पोटेंशियल बिकम्स V. तो अब इसका चार्ज Q1 डैश कितना होगा? C1V. एंड इसका चार्ज कितना होगा? C2V. तो इनिशियल फाइनल चार्ज, isn't it C1 plus C2 the whole into V? And by the law of conservation of charge, भाई जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में आएगा, ना पैदा होगा ना मरेगा. टोटल इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू टोटल फाइनल चार्ज. तो टोटल इनिशियल चार्ज कितना है? C1V1 plus C2V2. एंड टोटल फाइनल चार्ज कितना है चचा? एंड एज ए रिजल्ट बाबूजी पोटेंशियल मिल जाएगा, कॉमन पोटेंशियल.
V is equal to C1 V1. Yeah, you can also call it total charge Q1 plus Q2 over total capacitance C1 plus C2. Is this an absolutely agreeable idea? बराबर, जल्दी से जॉट डाउन कर लीजिए. मैं पैरेलल प्लेट के चार्ज शेयरिंग पे भी जा रहा हूं. ओके, चार्ज शेयरिंग का एक और आइडिया मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स. सपोज आई हैव अ कैपेसिटर C1 and I have charged it by potential difference V till charge Q. So what will be the charge on this capacitor? Do you agree? Q is equal to C1 into V. अब इस कैपेसिटर के पैरेलल में मैं एक और अनचार्ज्ड कैपेसिटर लगा देता हूं C2. So don't you agree now, since both are in parallel, the charge will divide among them. बराबर है. So अब हर एक पे चार्ज कितना होगा? Now the charge on each capacitor, using the idea that both are in parallel, the PD across them will be same. मैं कहता हूं इस पे चार्ज है Q1 डैश और इस पे चार्ज है Q2 डैश. मैंने इक्वेशन डिराइव किया था, इफ यू रिमेंबर, या Q1 एंड Q2 लगा दे. डैश क्या है? या सो Q1 is QC1 over C1 plus C2 and Q2 this is the situation when C2 is uncharged. This is the situation when C2 is uncharged. If C2 is not uncharged, तो इस total charge Q में C1V plus C2V2 भी आ जाएगा. So, if C2 is charged, then total charge will become, in this Q, will we have C1 V1 plus C2 V2 and the equation will proceed as before. Do you agree? इक्वेशन वही रहेगा, बस टोटल चार्ज में यहां पे क्या है, सिर्फ C1V. पर अगर C2 वाला भी चार्ज होता तो इसका भी तो चार्ज घुस जाता ना टोटल में. तो इट विल बी C1 V1 plus C2 V2. The total charge now divided as per this formula. This is called charge division formula. Is this agreeable, people? ओके, मैं एनर्जी कराने का सोच रहा था, बट आई डोंट थिंक जो हमने सोचे हैं जो न्यूमेरिकल्स वो एनर्जी के साथ मेल खाएंगे. तो एक काम करते हैं, एनर्जी को नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं. एंड इतने जो भी कैपेसिटेंस का बात किया अब तक, इसके ऊपर जो सम्स हैं उनको थोड़ा न्याय देते हैं. सो लेट अस रोल. आई एम लुकिंग एट SP20. I hope you've opened up your books. I am doing these sums from Arihant's Master Resource Book in Physics by D.B. Singh. इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में से. अरे आजकल क्या बरसात की सीजन आ गई ना, नमी आ जाती है बोर्ड में, तो पेन में भी नमी आ जाती है, इंक में. So it becomes difficult to rub it all off. Okay, SP20 is here. We have got two parallel plate capacitors. Okay. They have their plate areas. A1 is 100 centi square and A2 is 500 centi square. If they have the same charge and the same potential, when they say they have the same charge and the same potential, they are in essence saying that the capacitance is. Do you agree C is Q by V? तो अगर Q V दोनों same है तो C भी तो same है, C1 is C2. And distance between the plates of the first capacitor is 0.5 mm. People, I think there is a misprint in the book. I think it says 2.5 mm or something. What? 9.5. Yeah, make it 0.5 mm. People. Then what is the distance between the plates of the second capacitor? And no problem so far. C1 is equal to C2. C is epsilon 0 A1 by D1. Is epsilon 0 A2 by D2, and this is a lovely idea. A2 कितना है 500, A1 कितना है 100 एंड D कितना है 0.5 mm. भाई आपने देखा आंसर सेंटीमीटर में है,
आंसर सेंटीमीटर में है तो आपको सेंटीमीटर में एंड में कन्वर्ट करना ही पड़ जाएगा. सो 2.5 mm और 0.25 सेंटीमीटर, इफ आई एम नॉट करेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? Yes, sir. 2.5 mm और 0.25 सेंटीमीटर. याद रखिएगा भाई, आंसर किस में उस हिसाब से कन्वर्ट कीजिएगा. ओके, आई एम लुकिंग एट राउंड 1 का 76. राउंड 1 का 76. आई नीड टू टेक दिस ऑफ इफ यू गिव मी इजाजत. अच्छा, बिफोर आई डू राउंड 1 का 76, एक और अच्छा समय, पर पहले इसको ले लूं. ओके ओके, Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ओके ओके ओके. ओके, तो मैं करने जा रहा हूं राउंड 1 का 76. एंड क्या डेटा है? टू इंसुलेटेड मेटल स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 10 सेंटी एंड 15 सेंटी. सो R1 इज 10 सेंटी, R2 इज 15 सेंटी. वक्त आएगा तब कन्वर्ट करूंगा, नॉट एन इशू. चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ V1 इज 150 वोल्ट and V2 is 100 volt respectively, are connected by means of charge wire. Okay, what is the charge on the first sphere? Okay भाई, थोड़ी देर पहले ही अपन ने देखा था ये पहला स्फीयर जिसका रेडियस R1 है और ये दूसरा स्फीयर जिसका रेडियस R2 है. सो इनिशियली, अच्छा, कोई भी स्फीयर होता है उसका कैपेसिटेंस कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन 0 R. तो C1 इज 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2. C2, भाई डू यू वांट मी टू डू ऑल दैट मगजमारी? इनिशियल चार्ज कितना, फाइनल चार्ज कितना, कर ही देता हूं, चलो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं. नहीं तो मैंने वो शॉर्टकट का फॉर्मूला भी दिया था, ठीक है. इनिशियल चार्ज Q1 plus Q2 which is C1 V1 plus C2 V2. फाइनल चार्ज, यू नो, दोनों को कनेक्ट करने के बाद एक ही पोटेंशियल पे आ जाते हैं, C1 plus C2 into V. तो इन दोनों को इक्वेट करते हुए V is equal to C1 V1 and now I am in a position to put C1 as 4 pi epsilon 0 R1, C2 as 4 pi epsilon 0 R2, ऊपर एंड नीचे. यू थिंक 4 पाई एप्सिलॉन 0 को कॉमन लाया जा सकता है? एंड ऊपर नीचे भिचके हूं. तो अब भाई इब क्या, R1 10 सेंटी, आपको 0.1 मीटर लेना है तो 0.1 इंटू 150 प्लस R2 कितना है 15 या 0.15 इंटू 100, द होल ओवर 0.1 प्लस 0.15. मुझे जल्दी जल्दी आंसर चाहिए, क्या आप मुझे जल्दी जल्दी दे सकते हैं? 30 by 0.25. Hey, 30 by 0.5, I am not going to do this. I am going to simply multiply by 4 and divide by 4. है ना? 0.25 4 जा 1 and 30 4 जा बराबर. अब तुम बोलोगे सर हमको पोटेंशियल थोड़ी चाहिए, हमको तो चार्ज चाहिए. अरे चचा, डू यू अग्री Q इज इक्वल टू CV? एकदम सुंदर. Q1, मैं Q1, यार Q1 यहां भी लगाया, मैं Q1 डैश लगा देता हूं, यू नो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबका नाम राम थोड़ी होगा. C1 V1, C1 V फाइनल पोटेंशियल V है ना, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 इंटू V. 4 पाई एप्सिलॉन 0 R के लिए 1/9 इंटू 10⁻⁹ लगा दूं, अच्छा रहेगा वो? थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बढ़िया, धन्यवाद. 0.1 इंटू 120 मतलब फाइनली 12 इंटू 10⁻⁹ by 9, इतना कूलम.
भाई अगर तुम आंसर के ऑप्शन चेक कर रहे हो तो ऑप्शन में कूलम है ही नहीं, ऑप्शन में ESU है. आर यू चेकिंग? सो ESU एसु मतलब हम कहते हैं एसु 600. एसु इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड इट्स अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज. एक कूलम, अच्छा मैं इतना उड़ा सकता हूं एसु को लाने के लिए? पीपल Yes, sir. कौनो बतिया नहीं रहा है. मैं आपको आंसर तो मेरा आ गया कूलम में, बट बिकॉज दे वांट थिंग्स इन एसु, लेट मी गिव यू द कन्वर्जन बिटवीन कूलम एंड एसु. अब तक जरूरत नहीं थी तो हमने नहीं बताया था. 1 कूलम is 3 into 10 raised to 9 electrostatic unit. ASU is electrostatic unit. तो इतना कूलम है तो कितना ASU? सॉरी, ढिश ढिश 3 3 9 क्या? And 12 by 4, isn't it 4 electrostatic units? Check this please. Is that an answer? Yes, sir. All right, I am doing round 2 का 35, very lovely number. Okay, क्या कहता है राउंड 2 का 35? पहले डायग्राम बना लेते. काफी कैपेसिटर्स है पर हमको डर नहीं लगता, हम तो उल्टा प्रेम करते हैं उनसे. So you can see 4 capacitors. This is C1, this is C2, this is C3, this is C4, and they are connected with a battery. क्या है potential difference इस बैटरी का? 140 volt. Okay. What are the data? C1, C2, C3 जो है they are 30 picofarad and C4 is 120 picofarad. Am I right? 120 picofarad है वो? Yes, sir. Okay, डेटा तो कहीं गलत नहीं लिखा ना हमने. And charge with 140 volt supply. You need to find the PD across the 4 capacitors. So you need to find V1, V2, V3 and V4. Now, सबसे पहले कैसे प्रोसीड किया जाएगा? What do you think will be the idea? What do you think? C2 and parallels. C2 and C3 सबसे पहले यही नजर आ रहा है. C2 and C3 are in parallel. So C2 and C3 in parallel, we'll call it C dash, and that is C2 plus C3. C2 कितना है? 30, और 30 और 30 कितना हो जाएगा जी? 60. Okay, and we'll redraw the diagram for sake of simplicity. So this is C1, this is C dash, this is C4, and ये तीनों इब किस में नजर आ रहे हैं? वाओ, सीरीज में नजर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है. एंड यू नो पहले काम करते इक्विवेलेंट सीरीज कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर चार्ज मिल जाएगा, तीनों पे चार्ज सेम होगा एंड वी शैल प्रोसीड फॉरवर्ड. सो दे आर इन सीरीज, C1, C dash and C4 in series. So 1 by C equivalent, 1 by C1 plus 1 by C dash plus 1 by C4. C1 की वैल्यू 30, C dash की वैल्यू 60 एंड C4 की वैल्यू 120. आई थिंक 120 LCM होगा सबका, बराबर. तो यहां 4 जा, यहां 2 जा और यहां 1 जा. 4 and 2 is 6, 6 and 1 is 7. 7 by 120. As a result, my equivalent capacitance. And now my charge. Oh, my charge. And that is 120 by 7. I'll call it picocoulomb, don't worry. V कितना? 140. Oh wow. 7 2s are 14. This is 20.
12 2s are 24. So that is 2400. I'm taking this off here. I can't bear. So Q is 2400 पिकोकूलम. ओके. ए भाई, तीनों सीरीज में है तो डोंट यू एग्री तीनों पे चार्ज सेम ही होगा. Q, इस पे भी Q, इस पे भी Q, एंड एज अ रिजल्ट नाउ डू यू एग्री V1 is Q by C1. C1, C dash and C4 have same charge because they are all in series. So V1 is Q by C1. भाई V1 Q by C1, Q कितना है 2400 पिको. एंड C1 की वैल्यू कितनी 30 ना, 30 पिको फैरेड. पिको पिको कट जाएगा, टच 240 by 3 isn't it 80 वोल्ट. फिर V डैश, इसको V2 नहीं कहते, इसको V डैश कहते हैं और इसको V4 कहते हैं. V डैश is Q by C डैश which is 2400 अपॉन कितना, कितना था वो 60 था ना, and that is 40 volt. Sorry, and V4, but I need to take this off. My God, you're the first person to see the options, eh? But I am not that lucky because I don't have the book, and as a result I don't have no options. 2400 into 10 raised to minus 12. C4 was 120 and 120 by 2400 I guess is 20 volt. But अपने को V1 मिल गया, V4 मिल गया, अपने को V2 और V3 नहीं मिला. Now C dash is the parallel combo of C2 and C3 and parallel में PD remains same. So C2 and C3 in parallel, so PD is same. So V2 is same as V3 is same as V dash which is 40 volt, and as a result V1 का 80, V2 का 40, V3 का 40 और V4 का 20. Are you checking that out? Is that the right answer? Yes. Lovely, lovely, lovely. And I think the last thing for the day, round 2 का 30 and which will be all now. अच्छा, ये एक अलग ही चीज है क्योंकि अब तक आपने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा है उसमें जो दोनों प्लेट थी उसमें से एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, और एक जितना पॉजिटिव था दूसरा उतना ही नेगेटिव था. बट मैं जो अभी आपको दिखाने जा रहा हूं ये एक अलग ही टाइप का कैपेसिटर है. दो पैरेलल प्लेट्स ही हैं बट बोथ हैव डिफरेंट चार्जेस, एंड इफ बोथ हैव डिफरेंट चार्जेस what will be the capacitance? That is the prime question, isn't that? That will be the prime question. What will be the capacitance? Round 2 ka 30 on the roll now. Two identical metal plates. This is plate 1, this is plate 2. एक पे चार्ज है Q1, दूसरे पे चार्ज है Q2, and they have said Q1 is greater than Q2. भाई दोनों पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स हैं and they are brought close to form a parallel plate capacitor with capacitance C. The potential difference between them is isn't this lovely? सबसे पहली बात भाई, टेल मी, सबसे पहली बात, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज ही हैं. आश्चर्य. हाँ, एक बड़ा है एक छोटा है. इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम दोनों के बीच में ही देख रहे हैं, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या होगा यहां पे. अच्छा, ये E1 इस तरफ होगा और इसका, सो व्हाट विल बी द नेट फील्ड बिटवीन द प्लेट्स. वाओ, and you know that is sigma 1 by 2 epsilon 0 minus sigma 2 by 2 epsilon 0. How much is it? Sigma 1 minus sigma 2, and the PD by PD ना, PD करने से
PD between the two plates. मुझे एक्चुअली PD से कुछ फायदा नहीं होगा, पर करेंगे, देखते हैं. सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 by 2 epsilon 0 into D. Hey, you remember what was sigma 1? Wasn't it Q by A? Yes, sir. So sigma 1 is Q1, sigma 2 is Q2, और नीचे अच्छा कैपेसिटेंस, कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन 0 A by D. ये आपको यहां पे एप्सिलॉन 0 A by D नजर आ रही है? Yes, sir. एप्सिलॉन 0 A by D मतलब C नीचे आ जाएगा. सो V is equal to Q1 minus Q2 by 2C. Does it look like an option? Can you see whether that is an option or not? Oh wow, that is option D to be right. Okay, so I think काफी सारा कैपेसिटर्स का फंडा हमने क्लियर कर लिया. नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक वील टेक अप एनर्जी एंड डाइलेक्ट्रिक्स and we'll end the story. All right, so see you next time. Keep solving. Take care. Bye bye.